स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम है क्या? बेसिकली हम लोगों ने अब तक 5 हेड्स ऑफ इनकम देखे ना। हम लोग अब इसमें अगर मैं कहूं मिस्टर एक्स है, सैलरी की इनकम है, ये उसकी इनकम्स हैं। ये बैंक इंटरेस्ट वगैरह कमाता है, ये कोई प्रॉपर्टी इसने सेल कर दी थी, कोई बिजनेस इनकम होगी, या जॉब करता होगा कहीं पार्ट टाइम जॉब, वहां से सैलरी आती है, हाउस प्रॉपर्टी घर किराए पर दिया हुआ है, उसकी ये इनकम्स है, उसके हाथ में टैक्सेबल होती है, और सब मिलाकर उसकी इनकम हो जाती है 8 लाख। कितनी? उसने कहा कि मेरी ये जो इनकम है 1.5 लाख रुपए है। कितनी है? क्यों ना हम अपनी इस इनकम को अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दें, उसके हाथ में टैक्स लगने लगेगा 1.5 लाख पर। कुछ ऐसा कर दें क्यों मेरे हाथ में ना आए। और घर की बात है, इसने अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दी, हाँ या ना, गिफ्ट डीड दे करके। अब जो भी इनकम उस पर आने लगी वो अब मिसेस एक्स को मिलने लगी, उसके बैंक अकाउंट में जाने लगा। अब इसकी टोटल इनकम हो जाएगी माइनस। बोलो। न तो गवर्नमेंट को इस पर टैक्स मिलेगा और ना गवर्नमेंट को इस पर टैक्स मिलेगा। गवर्नमेंट दांत दिखा दी। इन लोगों ने चालाकी की और एक तरह से गवर्नमेंट का टैक्स मार लिया, हाँ या ना। क्या गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी? तुम लोग अगर लॉ मेकर्स होते, क्या बर्बाद कर देते अब तो अगर तुम लोग लॉ मेकर्स होते तो क्या प्रोविजन बनाते? हाँ, तुम लोग होते लॉ मेकर्स तो तुम लोग इसको वापस इसमें ऐड करते। हम इसको ट्रांसफर नहीं मानते, लेकिन एक्चुअल में देखो तो गिफ्ट है। गिफ्ट को तो वैसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाता सेक्शन 47 के हिसाब से। वहां कैपिटल गेन अराइज नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ जो इनकम जिसके हाथ में टैक्स लगनी चाहिए थी उसके हाथ में न लग करके ट्रांसफर के हाथ में इनकम आ रही है। गवर्नमेंट ने कहा मैं क्या करूं, तो गवर्नमेंट ने क्लबिंग के प्रोविजंस बनाए। कौन से? ये वही चैप्टर है। अब कमाई किसी और की है लेकिन टैक्स किसी और के हाथ में लगेगा। जो ये लोग डिफरेंट तरीके यूज करते हैं सरकार को बेवकूफ बनाने के लिए, सरकार ने उनकी तोड़ निकाली है किसमें? क्लबिंग ऑफ इनकम। चले, इन सर्टेन केसेस विद अ व्यू टू रिड्यूस द टैक्स बर्डन। हम टैक्स बर्डन को क्या करना चाह रहे हैं? रिड्यूस करना चाह रहे हैं। Persons having huge balance tax balance
income may shift a portion of their income to persons who do not have taxable income. If I have so much income and I'm charged to tax, then I'll try my best to transfer my some portion of the income to that person who has a lower income or no income. हाँ या ना, हम अपनी इनकम को ऐसी जगह शिफ्ट करना चाहेंगे ऐसे आदमी के हाथ में जिससे कम टैक्स लगे या टैक्स ना लगे। हाँ या ना, this may be achieved by transferring or gifting the income generating asset or by augmenting the revenue earning capacity of certain family members. Legislature has considered an appropriate to enact the provision of section 60 to 65. प्रोविजन बनाए गए ताकि ये टैक्स चोरी ना हो पाए, इसी को हम कहते हैं क्लबिंग प्रोविजंस। सेक्शन 62, ये सेक्शन 60 क्या कहता है? कहता है हमने ना सीधे एक लेटर बनाया, मैंने कहा आज से इस प्रॉपर्टी की इनकम मेरी वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगी या उसके हाथ में जाएगी या उसके बैंक अकाउंट में जाएगी और मेरा इस पर कोई क्लेम केवल आपके लिख देने से अमाउंट ट्रांसफर मान लिया जाएगा क्या? प्रॉपर्टी मेरे नाम से, इनकम जा रही है वाइफ के नाम से। सही है गलत है? टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। तो सरकार ने कहा हम प्रोविजन बनाएंगे सेक्शन 60 में। जहां केवल इनकम को ट्रांसफर किया जाता है, एसेट को ट्रांसफर यानी आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग द इनकम पोर्शन ओनली, आई एम नॉट ट्रांसफरिंग द राइट ऑफ एसेट टू द अनदर पर्सन। गड़बड़ है ना? तो कहा गया when income alone is transferred without transfer of the asset giving rise to such income, it is deemed, क्या मान लेंगे कि भैया ये उसकी इनकम नहीं है, जिसको आपने ट्रांसफर किया है मेरी ही इनकम है। It is deemed to be the income of the transferer. It does not matter whether such transfer is revocable और irrevocable, कोई फर्क नहीं पड़ता रिवोकेबल ट्रांसफर है या इररिवोकेबल। अब प्रॉब्लम यह आती है सर रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है और इररिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है, ये बता दीजिए। हिंदी में कहते हैं रिवोकेबल को खंडनीय, इररिवोकेबल का मतलब अखंडनीय। रिवोकेबल का मतलब होता है ये इनकम ले जाओ, ये ले जाओ, 5 साल बाद ये मेरे पास वापस आ जाएगी इनकम, दिस इज नोन एज रिवोकेबल। मैंने इनकम केवल ट्रांसफर किए 5 साल के लिए, कितने साल के लिए? 6वें साल से इनकम मेरी वापस आ जाएगी क्योंकि मैंने एसेट तो ट्रांसफर की नहीं। इररिवोकेबल ट्रांसफर सेम वही, ये इनकम जन्म भर के लिए तुम्हारे लिए, क्या? इररिवोकेबल का मतलब अखंडनीय। ये जो इनकम है इस प्रॉपर्टी की सारी तुम्हारी और आज से लेकर टिल डेथ ये सब इनकम तुम्हारी, इसको हम कहेंगे इररिवोकेबल ट्रांसफर। तो भैया ऐसे ट्रांसफर नहीं किए हो तो चाहे वो रिवोकेबल ट्रांसफर हो चाहे वो इररिवोकेबल ट्रांसफर हो, कौनो फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी, ट्रांसफरर की ही इनकम मानी जाएगी। अरे क्लियर है? ये था सेक्शन 60 where income alone is transferred without transferring of the property. Now the next is, सरकार को बेवकूफ बनाने के लिए मैंने कहा ऐसे सरकार करिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो, कर देते हैं। क्या करते हैं? प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर कर देते हैं, इनकम भी ट्रांसफर कर देते हैं। मैंने एक गिफ्ट डीड लिखी कि आज से ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं मेरी वाइफ की है, कैपिटल गेन तो लगा नहीं क्योंकि सेक्शन 47 माफ करता है, इनकम होगी नहीं क्योंकि सेक्शन 56 210 कहता है रिलेटिव से मिलने वाला कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है लेकिन वो गिफ्ट रिलेटिव से है तो माफ करो। तो बचा क्या? अरे उस प्रॉपर्टी पर पैदा होने वाली इनकम वो बच गई, वो तो उसके हाथ में जाएगी, लेकिन पर्पस क्या था?
The main motive was to reduce the tax. The main motive was to evade the tax. The main motive was to make fool to the government. हाँ या ना? Then in that case government तो अपनी एक law तो बनाएगी. तो government ने section 61 बनाया. कहा अगर कोई रिवोकेबल ट्रांसफर है किसी एसेट्स का, रिवोकेबल ट्रांसफर एसेट का, ये क्या होता है? इनकम का तो आपने बताया, एसेट का रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है? ये ले जाओ एसेट, 5 साल बाद 6 साल बाद ये एसेट वापस मेरे पास, या तो हम उस एसेट पर कोई ना कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हक रखें, या उस एसेट की इनकम पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हक रखें. यानी even though I have transferred the asset but not in a complete way, some portion either on income or to the some extent I have power to reclaim the asset. या तो इनकम या उस एसेट पर मेरा अभी भी कुछ पावर है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. बात समझ में आई? उसको हम कहते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर. ऑल इनकम, कोई भी इनकम जो अराइज होगी टू एनी पर्सन, जिसको मैंने ट्रांसफर किया उसको इनकम हो रही है उस प्रॉपर्टी से, और मैंने जो ट्रांसफर किया वो रिवोकेबल ट्रांसफर है, shall be included in the total income of the transfer and taxed accordingly. That's it. First मैंने बताया where income alone was transferred without transferring of the property, then any income arises on that property shall be deemed to be the income of, shall be clubbed in the hands of the transferor. In the same way, where any asset is transferred but revocable transfer is there, then any income arising on that property or asset shall be charged to tax in the hands of the transferor, not in the hands of the transferor. उसके हाथ में नहीं लगेगा टैक्स, इसके हाथ में लगेगा. बात समझ में आई? क्लियर हुआ? जब केवल इनकम ट्रांसफर की गई थी तो भी, चाहे वो रिवोकेबल हो चाहे इरिवोकेबल हो, क्योंकि प्रॉपर्टी तो गई नहीं थी. दूसरा मैंने कहा जहां पर इनकम ही गई और एसेट भी गई, लेकिन एसेट जो गई है वो इरिवोकेबल ट्रांसफर नहीं है, रिवोकेबल ट्रांसफर. और जब रिवोकेबल ट्रांसफर है तो उस एसेट या उसकी कुछ इनकम पर मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आज या फ्यूचर में कोई ना कोई हक है, तो उस केस में उसकी इनकम भी मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी. सर इरिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है एसेट का? अगर मैं कहूं ये एसेट आज से तुम्हारी फॉर द लाइफ टाइम, फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी, यानी जो जिसके हाथ में ये एसेट जा रही है, जब तक वो जिंदा है तब तक इस एसेट को एंटरटेन वही करेगा एज एन ओनर. उसको हम कहते हैं इरिवोकेबल ट्रांसफर. उसको आप रिवोकेबल इसलिए नहीं बोल सकते कि उसकी डेथ हो जाएगी तो एसेट वापस आ जाएगी. अरे मैंने फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी, आप चाहे 2 साल चाहे 10 साल चाहे 50 साल. क्लियर हुआ? अरे लिखा रहता है डीड में जी, डीड में साफ साफ होता है कि आप जो ट्रांसफर करें वो रिवोकेबल है. भाई मुझे एक बात बताओ, एक काम करना, अपनी प्रॉपर्टी हमको जरा ट्रांसफर कर देना. ऐसे कैसे कोई ट्रांसफर कर लेगा? वो डीड बनाएगा कि हम 5 साल के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं, 10 साल. लोग सरकार को बेवकूफ किसी भी तरीके से बना सकते हैं, हक भी ना खत्म हो और काम भी हो जाए, केवल टैक्स बचाना पर्पस है. अरे तुम इसकी बात कर रही हो, सरकार को टैक्स ना देना पड़े, लोग बेनामी एसेट्स खरीद लेते हैं. तुम्हारे पास कोई बेनामी एसेट है? मोटरसाइकिल है? कह रहा नहीं. मोटरसाइकिल है? कौन खरीदा? किसके नाम से? तुम्हारे नाम से, हो गया बेनामी. पैसा किसका लगा? पापा का. एसेट पर नाम किसका है? हो गया बेनामी. यही काम करोगे है ना गड़बड़? तो लोग ये छोड़ दो, जो बड़े बड़े नेता होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने ड्राइवर के नाम से जमीनें खरीद लेते हैं नहीं समझे? कुक के नाम से खरीद लिया, मेड के नाम से खरीद लिया, प्रॉपर्टीज खरीद करके दे रहे हैं और खुद यूज कर रहे हैं, नाम उसका यूज खुद कर रहे हैं, है ना बेनामी?
तो यहां पर पर्पस ये है कि केवल सरकार को टैक्स ना देना पड़े या कम देना पड़े, इस हिसाब से हम ऐसी चालाकियां करते हैं रिटर्न वे में ताकि सरकार उस ट्रैप में आ जाए। सरकार निगम ट्रैप में नहीं है, जब तक कि वो इर्रिवोकेबल ट्रांसफर ना हो तब तक हम ट्रांसफर उसको नहीं मानेंगे, उसकी इनकम को आपके हाथ में ही टैक्सेबल करेंगे। तो दो चीजें हम लोगों ने बताई, सेक्शन 60 और 61। सेक्शन 60 वेयर इनकम अलोन वाज ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। सेक्शन 61 वेयर रिवोकेबल ट्रांसफर वाज डन। हाँ या ना, जहां पर आप रिवोकेबल ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये मैंने बता दिया आपको। सेक्शन 62, अगर हम कोई ट्रांसफर करते हैं और वो रिवोकेबल नहीं है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी तो हम उसको इरिवोकेबल ही मानेंगे। बोलो, मीनिंग ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर, या तो हम उस एसेट पर कुछ हिस्सा रखें, राइट, ये लो एसेट आज से तुम्हारी 20% हमारा हक बना रहेगा, ये रिवोकेबल। ये एसेट आज से तुम्हारी, खबरदार जो इसको बेचा, ये रिवोकेबल। एसेट भले तुम्हारे पास है लेकिन चल अभी भी मेरी रही है। ये लो एसेट तुम्हारी, इसकी सारी इनकम हमारी। ये लो एसेट तुम्हारी, 3 साल बाद इनकम हमारी। ये लो एसेट तुम्हारी, ये इनकम जरा उसको ट्रांसफर कर देना। यानी कुछ ना कुछ ऐसा क्लॉज ऐड कर देना जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरा उस पर कंट्रोल पता चले, उसको हम कहते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर। हो गया। तो हम लोगों ने कितने सेक्शन पढ़ लिए, 60, 61, 62, 63 खत्म हो गए। सेक्शन 60 था वेयर इनकम अलोन वाज ट्रांसफर्ड। सेक्शन 61 था वेयर रिवोकेबल ऑफ द एसेट वाज डन। हाँ या ना, व्हेन द प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर्ड बट द ट्रांसफर वाज रिवोकेबल। और उसके बाद मैंने एक्सेप्शन बताया 62 में कि अगर बेनिफिशियरी के लाइफ टाइम के लिए हो तो उसको इरिवोकेबल ही मानना। और 63 में मैंने बताया आपको रिवोकेबल ट्रांसफर की मीनिंग। 64 की बात करते हैं, यहां से आपका असली कहानी स्टार्ट होता है, मौजेदार मौजेदार। अगर स्पाउस को, यानी हस्बैंड के केस में वाइफ, वाइफ के केस में हस्बैंड, तो कहा गया अगर कोई इनकम अराइज होती है स्पाउस को, सन्स वाइफ को, माइनर चाइल्ड को और एचयूएफ, तब क्या होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 64, सेक्शन 64(1)(a), दोनों देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सेक्शन 65। देखो, सेक्शन 64, सेक्शन 64(1)(a एंड सेक्शन 65। ये सेक्शन 64 है क्या? ये मिस्टर एक्स और ये मिसेस एक्स। मेरी मम्मी जब घर पे जाते हैं तो सीरियल देख रही होती हैं, कस्तूरी आता है, पता नहीं कौन कौन से आते हैं, तो देखती रहती हैं। हम कहते मम्मी क्यों देख रही हो, दूसरों की पर्सनल लाइफ में क्यों जा रही हो, क्या लेना देना तुम्हारा। वो अपने सास से बहू से क्या बात करी, तुमसे क्या। वही चीज यहाँ पे भी है, सरकार को इन पर्सनल मैटर में जाने की क्या जरूरत है कि नहीं। लेकिन सरकार गई, उसने कहा अगर हमारे राइट्स तुम खत्म करोगे तो हम भी कानून बनाएंगे। क्या क्या था जरा ढंग से देखना, मैं जो बोलने जा रहा हूं ढंग से सुनना। मिस्टर एक्स के पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उसने ये प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दी विदाउट कंसिडरेशन और विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन। 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, या तो फ्री में दे दिया या तो 10 लाख में दे दिया, हो सकता है ना।
तो उस केस में इसकी जो भी इनकम अराइज होगी वो मिस्टर एक्स के हाथ में ही ट्रांसफर टैक्सेबल हो जाएगी। बोलो। लेकिन ये चैप्टर इसके लिए कुछ नहीं बोलता। क्या बोला मैंने? क्लबिंग ऑफ इनकम इसके लिए बोलता ही नहीं है कुछ। पूछो जरा पूछो, क्योंकि वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बोल चुका है। सेक्शन 27 डीम्ड ओनर की डेफिनेशन हम दे चुके हैं वहां, और डीम्ड ओनर में यही तो पढ़ाया था, इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस विदाउट कंसिडरेशन और विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन, देन द इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। वहां हम सेक्शन 27 में डीम्ड ओनर मान चुके हैं, फिर काहे के लिए यहाँ ले आओगे भाई? तो याद रखना, ये क्लबिंग प्रोविजन ऑलरेडी सेक्शन 27 में हम लोग डील कर चुके हैं, यहां दोबारा डील करने की जरूरत इसलिए ये नहीं आएगा। अब क्लियर हुआ? यानी ये वाला मैटर छोड़ दो तो बाकी बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस्ड है किसमें? सेक्शन 27 में हाउस प्रॉपर्टी। अगर किसी इंडिविजुअल की टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी इनकम में शामिल कर लेंगे कोई भी ऐसी इनकम जो उसके स्पाउस को मिली है इन कंडीशंस में। ओ हो मींस अब हम वो कंडीशंस बताने जा रहे हैं जिसमें स्पाउस को कोई पैसा मिला है, वो पैसा टैक्सेबल हो जाएगा दूसरे पक्ष के हाथ में। यानी अगर स्पाउस वाइफ है तो हस्बैंड के हाथ में, हस्बैंड है तो वाइफ के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? अगर कोई सैलरी, कमीशन, फी या कोई भी रिमनरेशन whether in cash or kind from a concern in which such individual has a substantial interest, Mr. X है, ये Y लिमिटेड है और ये मिसेस X है। इस मिस्टर X का इसमें 30% का वोटिंग पावर है। क्या है? इसका मतलब इसका चलता है, इसका भाव है, ये कंपनी पर कंट्रोल रखता है, इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, क्योंकि 20% से ज्यादा का वोटिंग पावर होना सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को बताता है। तो 20% से ज्यादा है तो इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। इसने कहा सुन, तुम हमको इनकम दोगे, मेरे हाथ में टैक्स लग जाएगा। नहीं, तुम हमको मत दो। एक चालाकी करते हैं, तुम अपने यहां दिखा दो कि मेरी वाइफ तुम्हारे यहां काम करती है। क्या करती है? एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दो, और जो पैसा तुम हमें ट्रांसफर करते वो उसके खाते में ट्रांसफर कर दो सैलरी के नाम से। नहीं, सैलरी, बोनस, कमीशन। तो मेरे पास पैसा भी नहीं आया, टैक्स भी नहीं लगा, मेरी वाइफ के हाथ में कम पैसा आया, यहाँ स्लैब रेट कम हो, मट गया पैसा दो लोगों में, सरकार को बेवकूफ बना लिया। सरकार मान जाएगी? सरकार ने कहा इफ एनी इनकम इज अराइजेस टू स्पाउस from a concern means if an income being salary, bonus, commission is arises to a spouse from a concern in which the individual have a substantial interest, then in that case all those income shall be charged to tax in the hands of Mr. X. क्या? इसको जो कुछ भी इनकम अराइज हुई है यहां से, सैलरी, बोनस, कमीशन, वो सब किसके हाथ में टैक्स लग जाएगा? अब समझ में आई बात? ये पहला केस है। कोई दिक्कत? केस बदल दिया। इसका इसमें 25% है और एक्स का 30% है। Now both of these two husband and wife have a substantial interest in the concern.
यस और नो? इससे इसको मिल रहा है 5 लाख और इससे इसको मिल रहा है 4 लाख। अब क्या होगा? इंडिविजुअल इंडिविजुअल नहीं होगा। हाँ, बोलो क्या करें? इसने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ज्यादा होगा उसी के हाथ में सब टैक्स लगा दी। तो ये सरकार को बेवकूफ बनाने के लिए भी तो हो सकता है। नहीं, पूछो कैसे? इसकी जो अदर इनकम्स हैं, इस इनकम को छोड़ दो तो इसकी इनकम 8 लाख है और इसकी अदर इनकम मिसेस एक्स की, इस इनकम को छोड़ दो 4 लाख को तो इसकी इनकम 12 लाख है। ओहो, इन लोगों ने मिल करके सरकार को बेवकूफ बनाया। इसको जानबूझ करके 5 लाख का रिमनरेशन इसलिए दिया ताकि ये कम हो जाए, क्योंकि सरकार को अगर इसमें पैसा जोड़ करके टैक्स जाएगा तो ज्यादा जाएगा ना। नहीं, क्योंकि 12 लाख से ऊपर है तो हायर स्लैब रेट लगेगा, ये 8 लाख तक है तो थोड़ा कम वाला स्लैब रेट। तो अगर इस बेसिस पर जाओगे तो सब इसी में ही ऐड कर लेंगे। नहीं समझे? तो सरकार ने कहा ना, हम लेंगे इसको बेस, जहां आप टैक्स चोरी करने की पॉसिबिलिटी जहां से आपके दिमाग में घुसी, ये 8 लाख और 12 लाख ही आपको मजबूर किया इस प्लानिंग को बनाने में, तो हम उसी मजबूरी को उठा लें। यानी इस इनकम को 2 मिनट के लिए छोड़ दो और ये देखो किसकी इनकम एक दूसरे से अधिक है। जिसकी इनकम दूसरे से ज्यादा हो उसी में सारा उठा करके टैक्स लगा दो। यानी ये 4 लाख तो इसके हाथ में टैक्स लगेगा ही लगेगा, इसी का ही है। ये 5 लाख भी इधर ही ऐड हो जाएगा। तो केवल परसेंटेज पर मत चले जाना। अभी अभी क्लियर हुआ? नहीं, कॉमन है, दिमाग में आता है जिसका परसेंटेज अधिक हो वहीं पर टैक्स लगा दो, तो सरकार को बेवकूफ बनाने के लिए परसेंटेज अधिक कर देंगे जिसको कम देना है। ठीक है ना? दोनों चीजें समझ में आई? यानी if only one have a substantial interest then what will we do, and if both of husband and wife have a substantial interest in that concern, both of these two persons are getting the remuneration from the company, then what shall we do? वो भी हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जो मिसेस एक्स को, ये मान लो 2 मिनट के लिए सब हटा दो, ये इसको रिमनरेशन दे रहा है 4 लाख। अब कोई ये भी तो कह सकता है सर, इफ मिस्टर एक्स इज हैविंग 30% वोटिंग पावर इन वाई लिमिटेड देन ही हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, और मिसेस एक्स इसमें काम करती है, क्या करती है, और उसको वहां से सैलरी मिल रही है, तो ये सैलरी कहां टैक्सेबल हो जाएगी? लेकिन अगर ये कहती है कि मैं इस लायक हूं कि मुझे 4 लाख मिलना चाहिए क्योंकि मेरे पास क्वालिफिकेशन है, एंड एक्चुअली आई एम हैंडलिंग द बिजनेस अफेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं तो मेरे पास उसकी डिग्री है, और जो 4 लाख दिया जा रहा है दैट इज ओके। होता क्या है, मान लो ये बीकॉम पास है, ठीक, इस वाई लिमिटेड में ये अकाउंटेंट है और एक सीए है, कोई 2 लोग होंगे। अकाउंटेंट को सैलरी कितनी दी जा रही है और सीए को कितनी सैलरी दी जा रही है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? जबरदस्ती की बात कर रहे हो ना, तो इसका मतलब गड़बड़ झाला है।
बेसिकली 4 लाख आपको मिसेज एक्स को नहीं देना, मिस्टर एक्स को देना, हाँ या ना? तो उसको साबित करना पड़ेगा, अगर मिसेज एक्स चाहती है कि ये इनकम उसी के हाथ में टैक्सेबल हो, नाउ शी हैज टू प्रूव दैट शी इज वेरी मच कैपेबल टू अर्न दिस मनी एंड दैट इज द जेन्युइन अमाउंट। ये उसको प्रूव करना। तो पहला मैंने कहा, वेयर सैलरी, कमीशन, फी और अदर फॉर्म ऑफ रिमनरेशन वेदर इन कैश और इन काइंड फ्रॉम अ कंसर्न व्हिच सच इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, वेयर एसेट इज ट्रांसफर्ड टू द स्पाउस otherwise than for adequate consideration or connection with an agreement to live apart the income arising from such asset. However, where the remuneration is solely attributable to the application of technical or professional qualification, knowledge and experience, such remuneration cannot be clubbed. अगर वो साबित कर देती है कि हमारी स्किल है, हमारे पास डिग्री है, नॉलेज है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, अगर वो प्रूफ कर देती है तो टैक्सेबल नहीं होगा, उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा, उसी की इनकम मानी जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस ऊपर वाले में दिक्कत नहीं है। दूसरा कहता है कि मान लो हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग हो रहे हो, क्या हो रहे हो? अलग हो रहे हो, अब साथ नहीं रहना, तो इसने वाइफ ने हस्बैंड को या हस्बैंड ने वाइफ को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, होता है ना? तो उस केस में दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग मानी जाएंगी, इसकी इनकम इसके हाथ में और इसकी इनकम, उस समय ये मत कहना कि इसकी इनकम क्लब कर दो उसके हाथ में, ना, क्लबिंग के प्रोविजंस तब नहीं लगेंगे। इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू लाइव अपार्ट, क्या है ना, तो वहां पर वो कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो अभी तक मैंने कहा सेक्शन 64 में कि अगर कोई इंडिविजुअल है जिसका एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी दूसरी कंसर्न में और उस कंसर्न से उसके स्पाउस को कोई सैलरी, बोनस, कमीशन दिया जाता है, then that amount of income which is given to spouse shall be charged to tax in the hands of the transferor or you can say individual. आया ना? Contrary side, if the spouse is getting the salary, bonus and commission due to her or his professional qualification, knowledge, experience, and she or he can proves that, then in that case no clubbing provision shall apply. Third मैंने बोला, if there is any transfer of a property or with the income arising thereon by having an agreement to live apart, then in that case no clubbing provision shall apply. तीनों समझ में आए? अगला भी मैंने बता दिया, where both and wife have substantial interest in the same concern, then whose total income other than this subjected income is greater than the other one. बात समझ में आई? अगर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो परसेंटेज मत देखो, इस इनकम को छोड़ दो जो प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी इनकम्स को देखो, जो एक दूसरे से अधिक कमाएगा उसी के हाथ में सारा का सारा टैक्स है। एक बार अगर क्लबिंग के प्रोविजन लग गए हस्बैंड का वाइफ में या वाइफ का हस्बैंड में, मान लो मिसेस एक्स का मिस्टर एक्स को इसकी इनकम इसके हाथ में क्लब हो गई, मान लो एक बार अगर ये मिसेस एक्स के हाथ में क्लब हो गया एक बार, तो उसी के हाथ में क्लब होता रहेगा। अगले साल क्या सीन और सिचुएशन है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले साल उल्टा भी हो सकता है, एक दूसरे की इनकम से दूसरे का ज्यादा हो सकता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट चेंज हो जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बार अगर कोई इनकम किसी एक के हाथ में टैक्सेबल हो गया तो उसी के हाथ में टैक्स लगता रहेगा जब तक कि असेसिंग ऑफिसर को ये जेन्युइन ना लगे कि अब इसमें चेंज करना चाहिए। हर साल ये गेम नहीं खेलेंगे, बात समझ में? वंस द इनकम इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिसेस एक्स, नाउ द अमाउंट ऑफ दैट इनकम शैल बी चार्ज टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिसेस एक्स अलोन, बिना ये देखे कि अब सिचुएशन क्या है। लेकिन अगर उस सिचुएशन को लगता है असेसिंग ऑफिसर को चेंज हो चुकी है और चेंज इस तरह से हुई है कि अब सिस्टम बदलना चाहिए, तो बदल सकता है। बात समझ में?
Where any such income is once clubbed in the hands of either spouse, any such income arising on the succeeding year shall not be clubbed in the hands of the spouse unless the assessing officer is satisfied. Substantial interest का मतलब मालूम है? बोलो 20% या 20% से अधिक. In a case where the concern is a company, he by himself or along with the relatives beneficially holds equity share carrying not less than 20%. Equity share मतलब voting power. In any other case, he by himself or along with his relative is entitled to 20% of the profit. मैं या मेरे रिलेटिव मिल करके किसी भी कंपनी में 20% का वोटिंग पावर रखते हैं तो इसका मतलब मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है. मैं या मेरी रिलेटिव्स मिल करके कंपनी के अलावा किसी कंसर्न में 20% से ज्यादा का वोटिंग पावर रखते हैं तो इसका मतलब वो भी हमारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. फिर बोलूं, अगर मैं या मेरे रिलेटिव मिल करके किसी कंपनी में वोटिंग पावर रखते हैं, यानी इक्विटी शेयर में हिस्सा रखते हैं 20% या उससे अधिक, मैं या मेरे रिलेटिव मिल करके कंपनी के अलावा पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, उसमें हम इंटरेस्ट रखते हैं 20% या उससे ज्यादा, तो वो कहलाएगा सबसे. रिलेटिव का मतलब क्या है यहाँ पर? हस्बैंड, वाइफ, भाई, बहन, बेटा, बेटी, मम्मी पापा. हाँ या ना? ये समझ में आया? कहता है कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, किसी भी एसेट को ट्रांसफर करते हैं, कोई भी एसेट ट्रांसफर करते हैं अपने सन्स वाइफ को, किसको? बिना कंसिडरेशन के या बिना एडेक्वेट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन या, तो ये किसके हाथ में इनकम टैक्सेबल होगी? सन्स वाइफ के हाथ में या ट्रांसफरर के हाथ में? ट्रांसफरर के हाथ. ये मिस्टर एक्स है, ये मिसेस एक्स है या सन्स वाइफ है, कोई भी हो सकता है दोनों में से. या इधर रख दो मिसेस एक्स और ये रख दो मिस्टर एक्स. मिसेस एक्स को अपनी किसी इनकम को ट्रांसफर करना है मिस्टर एक्स को या मिस सन्स वाइफ को, डायरेक्ट करेगी तो सेक्शन 64 बीच में आ जाएगा. नहीं आएगा ना? ऐसे का ना, बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं हम. ये प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर करते हैं जिसको हम नाम देंगे ट्रस्ट, एओपी, बीओआई, जो समझ लो. एक बना दिया, एक आइडेंटिटी, फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट कर दी. ठीक, हमने इसको थोड़ी दिया है, हमने किसको दिया है? अब इनकम किसके हाथ में आएगी? ट्रस्ट. क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा? नहीं, नहीं लगेगा. लेकिन मैंने ये बोल दिया ट्रस्ट को, सुन, उसने कहा ये जो इनकम आएगी ना ये इसको ट्रांसफर कर देना, या मैं बोल सकता हूं ये जो इनकम आएगी ना इसको ट्रांसफर कर देना. बोलो, पर्पस तो मेरा वही पूरा हो गया जो हम चाहते थे. अंतर यह है बीच में क्या खड़ी कर दी? दीवार. तो सरकार ने कहा तुम लाख दीवारें खड़ी करो कोई फर्क, अगर आपका इंटेंशन क्लियर है दैट यू जस्ट वांट टू ट्रांसफर योर इनकम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय क्रिएटिंग अ फॉल्स आइडेंटिटी, तो वो काम नहीं आएगी दीवार. ये वापस इसी के हाथ में टैक्सेबल होगी.
लेकिन उतना ही टैक्सेबल होगा जितना यहां से यहां गया है। क्या? अगर ये 1 लाख कमा रहा है और इसके हाथ में केवल 40,000 जा रहा है तो केवल 40,000 ही इसके हाथ। जितना आप टैक्स चोरी करना चाहते हो, हमारा पर्पस उतना ही है, हमारा इंटेंशन क्लियर है। ठीक है ना? नहीं समझ में आई ना? सुनना। In computing the total income of any individual, there shall be included all such income arising directly or indirectly इंडिविजुअल के हाथ में टू एनी पर्सन और एओपी फ्रॉम एसेट ट्रांसफर। हो एसेट ट्रांसफर कर दिया एओपी को या ट्रस्ट को। अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन टू द एक्सटेंट, उस लिमिट तक, वो 40,000 वाला, टू विच द इनकम फ्रॉम सच एसेट इज फॉर द इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट ऑफ द स्पाउस और सन्स वाइफ। जो स्पाउस या सन्स वाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुरंत या फ्यूचर में मिलेगा। बोलो, वो सारा का सारा जो उनको मिलेगा उतने ही लिमिट तक यहाँ टैक्सेबल होगा इंडिविजुअल के हाथ में। ये जो पॉइंट है ये हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे, तो अभी इसके लिए बीमार होने की जरूरत ये मिस्टर एक्स है, ये मिसेज एक्स है। इसने इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, अब इसको जो रेंट इनकम मिल रही है वो सालाना कितनी मिल रही है? 5 लाख। किसको मिल रही है? मिसेज एक्स। ये किसके बैंक अकाउंट में जा रही है? लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स किससे लिया इसका? क्लब्ड हो जाएगा किसके हाथ में? लेकिन एक्चुअल में ये इनकम पड़ी कहां हुई है? लेकिन इस पर टैक्स कौन दे रहा है? किसके बैंक से? अपने बैंक से। ये पैसा कहीं तो यूज करेगी मिसेज एक्स? नहीं। किसके लिए यूज करेगी? इसने इससे शेयर खरीद लिए। क्या खरीद लिए? और जिस कंपनी से शेयर खरीदे उस कंपनी ने इसको क्या दे दिए? तो अगर 5 लाख रुपए यहां टैक्सेबल हुआ था तो 5 लाख के जो शेयर खरीदे उसका जो डिविडेंड होगा 1 लाख, वो कहां टैक्सेबल होगा? मिसेज एक्स। जो पेनाल्टी लगानी थी हम लगा चुके हैं मिस्टर एक्स के ऊपर। बोलो। एप्रिसिएशन जो होगा उसको हम सब्जेक्ट मैटर नहीं करते क्लबिंग के। मैं फिर बोलता हूँ एग्जांपल, ये मिस्टर एक्स है, उसने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी मिसेज एक्स को और मिसेज एक्स को रेंट मिलने लगा। क्या मिलने लगा? रेंट मिलने लगा 5 लाख रुपए। और ये पैसा किसके अकाउंट में जा रहा है? मिसेज एक्स के हाथ में। लेकिन इस पर टैक्स किसने दे दिया? मिस्टर एक्स ने। वो अपने बैंक से दिया होगा। अब मिसेज एक्स के पास पैसा पड़ा हुआ है, इसने इस पैसे का यूज क्या किया? इसने किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए और इन शेयरों पर मिसेज एक्स को क्या मिला होगा? 1 लाख रुपए। नाउ अगेन द प्रॉब्लम अराइजेस, इन हुज हैंड्स दिस 1 लाख शैल बी चार्ज टू टैक्स? दैट इज मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स। तो क्लियरली बोला गया है कि ये 1 लाख क्लबिंग के प्रोविजन में नहीं आएगा, क्योंकि ये मिसेज एक्स के अपने दिमाग से कमाया गया है। हाँ या ना? क्लब्ड इनकम से कुछ कमाओगे तो वो क्लब नहीं होगी। वेयर एन एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस, नहीं छोड़ दो, बता दिया मैंने 27 वाला। ये समझ में आया? इसमें नहीं दिया है तो चूंकि क्लबिंग नहीं होनी है इसलिए नहीं दिया है, आएगा क्वेश्चन इस पर। एक और पॉइंट दिया हुआ है,
मिस्टर एक्स ने मिसेज एक्स को शेयर्स दिए थे। क्या दिए थे? इसने इनको बेच करके प्रॉपर्टी खरीद ली। और उस पर अब मिलने लगा, तो पहले मिलता था डिविडेंड, अब मिलता है रेंट। तो क्या ये टैक्सेबल इसके हाथ में होगा? कहानी समझ में आई? ये मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा, क्योंकि इसका पर्पस शेयर देना नहीं था, इसका पर्पस प्रॉपर्टी देना था। आखिर उन्हीं शेयरों को तो बेच करके इसने प्रॉपर्टी खरीदी, तो अब उससे जो इनकम होगी वो मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्स। और सही भी है, क्या गलत है? क्या गलत है भाई? आने दो, हम जान रहे हैं क्या क्या सवाल आ रहे होंगे। Where an asset transferred by spouse is converted into another form, income derived from such converted asset shall be clubbed. श्रीमती पलेटी, श्रीदेव राम नाम, यही एग्जाम्पल है। चलो शेयर नहीं होता, हम अगर लिख देते हैं इसने इसको कैश ट्रांसफर किया और इसने प्रॉपर्टी खरीद ली। अब जब, अरे तो कैश और शेयर में क्या फर्क आ गया? थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दो, आंसर बदल जा रहा है। अब समझ में आई बात? बात तो वही पड़ी। अगर कैश और शेयर में फर्क करने लगे हम, तो लोग शेयर देने लगेंगे, पहले कैश से शेयर खरीदेंगे, फिर शेयर को ये कैश में कन्वर्ट करके फिर प्रॉपर्टी खरीदेंगे। नहीं, अगर शेयर पर टैक्स ना ले तो लोग कैश देने लगेंगे और कैश से सामने वाला प्रॉपर्टी का। बात तो वही पड़ी। पैसा है उसको घुमाना ही तो है, रोटेट ही तो करना है। तो जहां पर टैक्स नहीं लगेगा रोटेशन उस तरह से कर देंगे, सरकार तो बेवकूफ फिर बन जाएगी। What is the ultimate purpose? The ultimate purpose is to charge the amount of tax in the hands of the individual who transfers basically the amount or property. And the ultimate intention is to evade the tax. ठीक है ना? बस एक ही चीज। Section 64(1) is 10 danadan. Income of a minor child. Section 64(1)(a). Minor child, अगर मिस्टर एक्स है और इसका चाइल्ड है मिस्टर वाई, माइनर है, इसने अपनी प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर कर दी और इसको मिलने लगा, किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? ये फ्री में दिया था। अगर ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स फ्री में न देकर कंसेशनल रेट पर दे, तो या कह सकते हैं नॉट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो भी यही रहेगा, चाहे फ्री में दे चाहे कम दाम पर दे। आया ना? मिस्टर वाई ने कहा कि पिताजी हम भले नाबालिग हैं लेकिन हम काहिल नहीं हैं, हम आपसे एसेट ले रहे हैं, हम आपको इसका पूरा पैसा देंगे। प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई को गई और इसने अपने पिताजी को कितने दे दिए? 50 लाख रुपए, पूरा कंसिडरेशन दिया। अब बताओ मालिक कौन उस प्रॉपर्टी का? तो इस पर रेंट आएगा, किसके हाथ में टैक्स लगेगा? किसके हाथ में लगेगा? मिस्टर एक्स, क्योंकि माइनर के साथ किया गया सारा एग्रीमेंट वॉइड।
कहाँ तुम लोग हो भाई? वो खरीद कैसे सकता है प्रॉपर्टी? नहीं, पैसा हो सकता है, ये कौन कह दिया पैसा नहीं हो सकता? एक बच्चा पैदा होते ही अरबपति बन जाता है, उसके नाम से इंश्योरेंस ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो, कौन मना कर रहा है? एक ट्रस्टी होना चाहिए और क्या, गार्जियन होना चाहिए, पैदा होते ही करोड़पति हो सकता है। अब राहुल गांधी को ही देख लो। अरे मजाक थोड़ी कर रहे, एग्जाम्पल है। चले आगे। तो यहां पर फ्री वगैरह मत देखना। और दूसरा, सेक्शन 27 में मैंने कुछ पॉइंट बता दिया था। इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू हिज और हर माइनर चाइल्ड विदाउट कंसिडरेशन और विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन और विद कंसिडरेशन, ये लैंग्वेज तो लिखी ही नहीं, कंसिडरेशन का तो कोई मैटर ही नहीं लिखा था वहां पर। वहां केवल इतना लिखा था, इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर हिज और हर his property or her property to his or her minor child, then all the income arising to the minor child shall be taxable in the hands of the transferor. ये साफ साफ लिखा था। लेकिन उसके अलावा बाकी चीजों की बात तो यहां पर होगी। माइनर चाइल्ड को कोई भी इनकम होगी, माइनर चाइल्ड कमा सकता है। हाँ, मिट्टी ढो सकता है, बालू ढो सकता है, क्यों? गाना गा सकता है, डांस कर सकता है, जगलिंग कर सकता है, नहीं? डांस इंडिया डांस में जा सकता है, वहां से कमा सकता है। कौन बनेगा? करोड़पति में जा सकता है, वहां से कमा सकता है। ऑनलाइन गेमिंग खेल सकता है, वहां से कमा सकता है। बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, वहां से कमा सकता है। वसीयत से कमा सकता है, नहीं कमा सकता? कई जगहों से वो कमा रहे हैं। तो जो भी एक माइनर चाइल्ड कमाता है, वो सारा का सारा उसके गार्जियन में टैक्सेबल हो जाता है। किसके हाथ में? मम्मी या पापा। किसके हाथ में है? हाँ? किसके हाथ में? मम्मी या पापा? तो कहा गया इस इनकम को छोड़ दो जो मिस्टर वाई कमा रहा है, मान लो 1 लाख कमा रहा है, इसको छोड़ दो। अदर इनकम्स देखो, अगर मम्मी की इनकम 8 लाख है, पापा की इनकम 6 लाख है, तो ये 1 लाख मम्मी की इनकम में जोड़ दो, जिसकी इनकम एक दूसरे से अधिक, उसके हाथ में क्लब हो जाएगा। और एक बार अगर क्लब हो गया तो हो जाने दो, अगली बार भले ही इनका 8 लाख है और इनका 10 लाख हो जाए, तो भी ये क्लब इसी के ही हाथ में होगा, जब तक ये असेसिंग ऑफिसर हो जाए। अब समझ में आई बात? लेकिन क्लबिंग के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। क्या? अगर कोई माइनर चाइल्ड मैनुअल वर्क करता है, मिट्टी ढोता है, ईंटा ढोता है, तो क्लबिंग नहीं लगेगा। मैनुअल वर्क, लेबर का हो या प्रोफेशनल वर्क का हो, जरूरी है लेबर ही मैनुअल वर्क करेगा तो क्लब नहीं हो। या अगर कोई माइनर चाइल्ड फिजिकली डिसेबल्ड है, क्या है? उसको हम क्लब के प्रोविजन में नहीं रखेंगे। अगर मैनुअल वर्क करता है तो, अगर उसका कोई स्किल है, टैलेंट है, स्पेशल नॉलेज है, डांस है, सिंगिंग है, कंपटीशन में है, तो उस केस में हम उसको क्लब नहीं करेंगे। मैनुअल वर्क करेगा तो नहीं करेंगे, उसकी कोई आर्ट है, इंटेलिजेंसी है, कोई स्किल है, टैलेंट है, कोई स्पेसिफिक नॉलेज है, उससे वो कमाता है, तो हम उसको क्लब। अगर वो फिजिकली डिसेबल्ड है, जो सेक्शन 80U में दिया हुआ है,
एक TU में वो बीमारियों के नाम है, जैसे अंधा होना या ब्लाइंडनेस हो गया, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर वो इनकैपेबल है, फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उस केस में भी हम उसकी इनकम को क्लब के प्रोविजन में लेंगे। यानी मैनुअल वर्क हो गया तो, उसका कोई टैलेंट है तो, और अगर फिजिकली डिसेबल्ड जो सेक्शन 80 में डिसेबिलिटी दी गई उस केस उसको क्लब नहीं करेंगे। फिर प्रॉब्लम आएगी कि सर जब क्लब नहीं करेंगे तो आप बोल क्या रहे हैं, तो माइनर टैक्स देगा कि नहीं देगा? अगर क्लब नहीं करेंगे ना मम्मी में ना पापा में, तो टैक्स कौन देगा? मम्मी या पापा। तो सर तो क्लब क्यों नहीं कर रहे? जो क्लब होने वाली इनकम थी क्लब हो गई, वो उनके मम्मी या पापा की इनकम मानी जाएगी, वो उसकी इनकम में शामिल हो गई। लेकिन जो क्लब नहीं हुई वो माइनर की इनकम मानी जाएगी, और माइनर को अलग से 2.5 लाख 3 लाख का स्लैब रेट मिलेगा, और इसकी इनकम पर टैक्स ये नहीं देगा क्योंकि सरकार इससे मांग नहीं सकती, इसके नाम पर इसके मम्मी या पापा रिटर्न भरेंगे अंडर द गार्जियनशिप। यानी ITR will be filed in the name of minor child under the guardianship। जो क्लब हो गई उसके लिए तो कोई गार्जियनशिप नहीं चाहिए, वो तो मम्मी या पापा में जुड़ गया, वो अपनी रिटर्न में ही जमा कर लिए। लेकिन जो इस नहीं जुड़ा, इसी के हाथ में टैक्सेबल है, देन हु शैल पे द टैक्स? लीगल गार्जियन जो होगा, जो उसके गार्जियन होंगे, वो टैक्स देंगे, उनके उसके बिहाफ पर वो रिटर्न दाखिल करेंगे। अब समझ में आया? माइनर चाइल्ड का हिसाब किताब क्लियर हुआ? अगर मम्मी पापा दोनों अलग हो गए हैं तब माइनर चाइल्ड की इनकम किसके हाथ में जोड़े, मम्मी में या पापा में? तो जिसने पिछले साल उसकी देखभाल की है, नहीं, जिसने उसकी पिछले साल देखभाल की उसके हाथ में टैक्स लगा देंगे, क्लब कर देंगे। अगर मम्मी या पापा में कोई अमाउंट जुड़ जाता है क्लबिंग का, माइनर का, तो जिसके हाथ में जुड़ता है उसको हर एक माइनर चाइल्ड के पीछे 1500 की एग्जेम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 1032। यानी ये एक्स है, इसका एक माइनर चाइल्ड है, इसकी 10,000 की इनकम है बैंक इंटरेस्ट। क्या है? बैंक इंटरेस्ट। ये किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? यहां ना टैक्स लग करके क्लब हो जाएगा, और इसको 1500 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा 1032 का फ्लैट। अगर ये जोड़ा गया है, मान लो 1000 इनकम है, तो कितना जुड़ जाएगा यहाँ पर? डिडक्शन कितना, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? पूरा। अगर 1800 जुड़ा है तो 1000। अच्छा, तब 1500, मैक्सिमम 1500। ठीक है ना? हाँ, जिसके हाथ में क्लब है। नहीं, उसका नहीं। जिसके मान लो माइनर चाइल्ड का मेरे हाथ में टैक्सेबल हो गया तो हमको 1500 का एग्जेम्पशन मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। चाइल्ड का मतलब स्टेप चाइल्ड भी है, और चाइल्ड का मतलब अडॉप्टेड चाइल्ड भी है। क्लबिंग के प्रोविजन उस दिन से लगने बंद हो जाएंगे जब से वो माइनर खत्म हो जाएगा और मेजोरिटी में आ जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ सारा? इसके साथ हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये हम बता देंगे ये पॉइंट, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा, और कंफ्यूज क्या करेगा, है तो छोटी सी चीज, और ये तो ठीक। आते हैं HUF। चैप्टर इज गोइंग टू बी ओवर। सेक्शन 64(2) HUF की इनकम, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक फैमिली है जिसमें ये HUF है, और इस फैमिली का एक मेंबर है मिस्टर
ए। अब एक परिवार है, कैन डू अनडिवाइडेड फैमिली, सारे लोग कमाएंगे, कोई 1 2 3, बाकी बच्चे घर पे बैठे रहेंगे, घर पे काम करने वाले घर में रहेंगे, बाहर काम करने वाले बाहर जाएंगे, लेकिन हाँ जो कमाने वाले होंगे 1 या 2 होंगे। मिस्टर ए भी अपना बिजनेस करता है, क्या करता है? उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी, और इस घर में कौन कौन है चलो हम बता ही देते हैं। मिस्टर ए, मिसेस ए, ये पेरेंट हो गए। मिस्टर बी, मिसेस बी, मिस्टर सी, मिसेस सी, इनके 2 बच्चे डी ई, इनके 2 बच्चे एफ जी। ये पेरेंट्स हैं, क्या है ये? अब हुआ क्या, इसमें से कमाने वाला कौन? मिस्टर बी मार्केट में जाता है, कमाता है, बिजनेस इनकम है। चलो ये हटा ही दो, कोई दिक्कत, रहने दो, ये भी रहने दो। मिस्टर बी बिजनेस चलाता है, उसने अपने पैसों से एक प्रॉपर्टी खरीदी। क्या खरीदी? और ये प्रॉपर्टी एचयूएफ के नाम ट्रांसफर कर दी। वापस बोले ये बिजनेस कर रहा है और उससे प्रॉपर्टी खरीदी, और ये प्रॉपर्टी अपने एचयूएफ को ट्रांसफर कर दी, और इस प्रॉपर्टी से कमाई होती है 6 लाख रुपए। कितनी? ठीक है ना? अब ढंग से सुनना मेरी बात, बताओ ये जो 6 लाख है किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, एचयूएफ या मिस्टर बी? कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना? परिवार का हो गया पार्टीशन, क्या हो गया? और इस 6 लाख रुपए की इनकम को 1 लाख 1 लाख बांट दिया गया। बोलो, अब बताओ इस पर टैक्स कौन देगा? इसकी इनकम पर ये देगा, इसकी इनकम पर ये देगी, इसकी इनकम पर ये, इसकी इनकम पर ये, और इन दोनों पर मिस्टर बी। क्योंकि वही केस हो गया ना, इफ एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू हिज और हर स्पाउस, नहीं वो वाला लग जाएगा, तो स्पाउस को मिलने वाली इनकम इसमें। समझे मेरी बात? क्लियर हुआ? दैट्स इट, डन, खत्म। मैंने बता दिया एप्रिसिएशन वाला टैक्सेबल नहीं होता। हमने सामने वाले को प्रॉपर्टी दी, उसने रेंट कमाया, रेंट तो क्लब हो गया, लेकिन रेंट से उसने शेयर खरीदे, उसकी इनकम क्लब नहीं होगी। बता दिया, ये वही है। ये हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। ये भी बता दिया, ये भी हो गया। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में भी अ गुड कंसिडरेशन, बट सेक्शन 64(1) उसको नहीं मानता। वो कहता है हम कानून है, कानून की भाषा में ही बात करेंगे। इनकम का मतलब लॉस भी होता है, अगर सामने वाले को लॉस हो गया तो वो भी क्लब करो, प्रॉफिट क्लब कर रहे हो तो लॉस भी क्लब करो। अगर किसी प्रॉपर्टी को बेचने से कैपिटल गेन होता है, तो अगर इनकम क्लब हो रही थी तो कैपिटल गेन भी क्लब होगा। नॉर्मली टॉपिक इज ओवर, चैप्टर इज ओवर। अब हम लोग को केवल न्यूमेरिकल करने हैं नेक्स्ट सेशन में। टाटा बोले।